नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। लोअर पीसीएस और आरओ एआरओ मेंस जीएस मार्क टेस्ट का ये मेरा 23वां वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज के कुल 22 वीडियो इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन्हें ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए, वहां पर आपको जीएस मार्क टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी वीडियो आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस मार्क टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि सैंधव सभ्यता की पहचान हड़प्पा में हुई थी। हड़प्पा सिंधु घाटी में अवस्थित है। हड़प्पा सैंधव नगरों में सबसे बड़ा था। सैंधव सभ्यता का प्रारंभ हड़प्पा में हुआ। तो इसका उत्तर है हमारा ए, सैंधव सभ्यता की पहचान हड़प्पा में हुई थी। आइए व्याख्या देखें। तो सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पहचान हड़प्पा से हुई। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी और हड़प्पा पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया और 1921 में सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर दयाराम साहनी की देखरेख में खुदाई के माध्यम से इस सभ्यता की पहचान की गई। अब आ गए हम दूसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और अभी तक जितने मार्क टेस्ट हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं इस सीरीज के तहत, उसमें सबसे कठिन प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो नीवी कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है, वास कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र है और अधिवास ऊपर से ओढ़ी जाने वाली चुनरी है। और यहाँ पर दिया गया है कूट, इससे जो है इसे सुमेलित करना है। तो हमारा जो उत्तर है वो है ए का 2, बी का 1, सी का 3। आइए व्याख्या देखें। तो सुमेलन इस प्रकार है। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है। वास कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र और अधिवास ऊपर से ओढ़ी जाने वाली चुनरी। अब तीसरे प्रश्न पे हम आ गए हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया? बिल्हड़ एवं मेरुतुंग ने, विल्हड़ एवं मम्मट ने, जोनराज एवं मेरुतुंग ने और जोनराज एवं श्रीवर ने। तो जोनराज एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगिणी के कार्य को आगे बढ़ाया और द्वितीय राज तरंगिणी की रचना इन्होंने की। आइए व्याख्या देखें। तो जोनराज एवं श्रीवर ने कल्हड़ की राज तरंगिणी को आगे बढ़ाया। उन्होंने द्वितीय राज तरंगिणी की रचना की और राज तरंगिणी का शाब्दिक अर्थ होता है रिवर ऑफ किंग, राजाओं की नदी। अब चौथे प्रश्न पे हम आ चुके हैं। 8 अगस्त 1940 को लिनलिथगो ने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया। निम्न में से किसने इसे दरवाजे में जंग लगी किल कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका जो उत्तर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी किल की भांति बताया। तो यहाँ पे सी हमारा उत्तर है और अगस्त प्रस्ताव से संबंधित कुछ यहाँ पे तथ्य दिए गए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, आप इसे पढ़ सकते हैं। 5वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्न में से कूट के माध्यम से सत्य कथनों वाले विकल्प की पहचान करना है। तो पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज के मध्य, कुमायूं हिमालय सतलज व काली नदी के मध्य, नेपाल हिमालय तीस्ता व ब्रह्मपुत्र के मध्य और असम हिमालय काली व तीस्ता के मध्य। तो 1 व 2 सही सुमेलित है, 2 व 3 सही सुमेलित है, 1 और 3 सही सुमेलित है या चारों के चारों सही सुमेलित हैं। ये हमारे विकल्प है। तो ए इसका उत्तर है 1 और 2 सही सुमेलित है, यानी पंजाब हिमालय सिंधु व सतलज के मध्य और कुमायूं हिमालय सतलज व काली नदी के मध्य है। बाकी 3 और 4 सही सुमेलित नहीं है। आइए व्याख्या देखें। तो सर सिडनी बुराट ने हिमालय को 4 क्षैतिज प्रदेशों में बांटा था। तो
तो पंजाब, कश्मीर हिमालय, सिंधु से सतलज, कुमायूं सतलज से काली, नेपाल हिमालय सरयू नदी से तीस्ता नदी के बीच का भाग, और असम हिमालय तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक का भाग। छठे प्रश्न पे हम आ गए हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? सूची 1 में है नगर और सूची 2 में है नदी। तो अब यही सुमेलित करना है कि कौन सा नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो अयोध्या को अगर हम देखें तो ए का 4 सरयू नदी, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। तो ए का 4 कहाँ कहाँ है? ए का 4 है ए में और बी में, ए में और बी में। इसका मतलब सी उत्तर नहीं होगा, डी उत्तर नहीं होगा। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये हम लोगों के प्रदेश की बात है, तो थोड़ा सा ये बड़ा शहर है तो ये हम जानेंगे ही। तो बी का 1 होगा। तो बी का 1 कहाँ कहाँ है? तो बी का 1 केवल ए में है। ठीक है, तो हमें मदुरै और नासिक का न भी पता हो तब भी हम क्या है उत्तर निकाल लिए हैं। तो छठे का हमारा जो उत्तर है वो है ए। आइए व्याख्या देखें। तो अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के दाएं तट पर स्थित है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का देश और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई। इसी तरह से राप्ती नदी गोरखपुर, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रंबकम से निकलती है। मदुरै या मदुरई बेगई नदी के किनारे स्थित है और यह भारत की सबसे दक्षिणी मुख्य नदी है। 7वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। तो कौन कौन से कथन इसमें सही हैं? तो डी, न तो 1 और न ही 2, दोनों कथन गलत हैं। आइए व्याख्या देखें। तो केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं पाम्बार, भवानी, कबानी, इसलिए कथन 1 गलत है। इसी प्रकार दूसरा कथन भी गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। 8वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बराक नदी पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, असम और मिजोरम की सीमा पर स्थित पर्वतीय नदी है। भारत में जूट उत्पादन में बराक नदी घाटी का मुख्य स्थान है। तो उपरोक्त कथनों में से केवल 1 सही, केवल 2 सही, 1 और 2 दोनों सही, न तो 1 ही सही न तो 2 ही सही। तो इसका उत्तर है 1 और 2 दोनों सही। आइए व्याख्या देखें। तो बराक नदी पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर, असम और मिजोरम की सीमा पर स्थित पर्वतीय नदी है। भारत में जूट उत्पादन में इस घाटी का मुख्य स्थान है। 9वां प्रश्न आ चुका है। जंतुओं एवं पेड़ पौधों की सर्वाधिक विविधता किस वन में पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन, सवाना में और शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान में। तो जंतुओं एवं पेड़ पौधों की सर्वाधिक विविधता उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है। तो बी हमारा उत्तर है। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली होते हैं। इस क्षेत्र में जल की अधिकता एवं उर्वरक मिट्टी इत्यादि के कारण वनस्पतियों का शीघ्र विकास होता है तथा जीवों के लिए उत्तम प्राकृतिक आवास के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान होती हैं। अब आ गए हम 10वें प्रश्न पे। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एक तरफ तो नृत्य कला है और दूसरी तरफ सूची है राज्य। तो जाट, जाटिन, बिहू, पैका, पदयानी, उड़ीसा, केरल, बिहार, असम। तो देखिए इसमें सबसे नजदीक में देखें तो जाट, जाटिन ये तो बिहार से संबंधित है। तो ए का तो 3 होगा। ए का 3 कहाँ कहाँ है? ए में है, बी में है, तो सी तो नहीं है, डी हमारा उत्तर नहीं है। ए बी में से कोई उत्तर होगा तो 4 से भले 2। बिहू चूंकि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत बार सुनते हैं हम, ये असम में है तो बी का है 4। तो बी का 4 कहाँ है? तो ए में भी है और बी में भी है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है, अब ये आपसे जाट, जाटिन और बिहू ये माना जा रहा है कि आपको आता ही होगा। पैका और
पदयानी में से अगर आपको कोई एक आएगा तभी इसका उत्तर आप दे पाएंगे। तो पदयानी केरल से है संबंधित। तो डी का तो 2 है, तो डी का 2 कहाँ है? डी का 2 है ए में, और इसलिए ए हमारा 10 का उत्तर होगा। आइए बात करें थोड़ा जाट जाटिन। यह बिहार के उत्तर भाग विशेषतः मिथिलांचल में लोकप्रिय है। इसमें एक विवाहित दंपत्ति के बीच कोमल प्रेम एवं मीठी नोकझोंक को अनोखे ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। बिहू यह असम का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे पुरुषों द्वारा नारियों दोनों के समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य के सफल प्रदर्शन में समूह निर्माण, तीव्र हस्तचालन एवं फुर्तीले कदमों की भूमिका होती है। पैका यह उड़ीसा के दक्षिणी भाग में प्रदर्शित किए जाने वाला युद्ध संबंधी नृत्य कला है। पैका शब्द शुद्धता का प्रतीक है। इसमें नर्तक भाले एवं ढालों से लैस होते हैं। अब पदयानी की बात करते हैं। यह दक्षिणी केरल के मंदिरों में प्रस्तुत किया जाने वाला एक युद्ध संबंधी नृत्य है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पैदल सेना की पंक्तियां। तो 11वें प्रश्न पे हम आ गए हैं और निम्नलिखित युग्म पर हमें विचार करना है। तो एक तरफ तो परंपरा है और दूसरी तरफ समुदाय है। तो चलिया साहिब उत्सव सिंधी, नंदा राज जात यात्रा गोंड और वारकरी संथाल। तो कौन कौन से युग्म सही सुमेलित हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें केवल एक सही सुमेलित है, चलिया साहिब उत्सव सिंधी समाज। तो 11वें का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आइए व्याख्या देखें। तो चलिया साहिब उत्सव में सिंधियों द्वारा अपने भगवान झूलेलाल की प्रार्थना की जाती है। झूलेलाल सिंधी हिंदुओं के उपास्य देव हैं, जिन्हें इष्ट देव कहा जाता है। उनके उपासक उन्हें वरुण का अवतार मानते हैं। वरुण देव को सागर के देवता, सत्य के रक्षक और दिव्य दृष्टि वाले देवता के रूप में सिंधी समाज पूजता है। भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस को सिंधी समाज चेटी चंड के रूप में मनाता है। नंदा राज जात यात्रा उत्तराखंड में गढ़वाल एवं कुमायूं मंडल में 3 सप्ताह तक मनाई जाती है। वारकरी एक धार्मिक यात्रा है जो महाराष्ट्र में निकाली जाती है। 12वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। जीपीएस युक्त जियो संवर्धित नौवहन गगन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत में मुक्त वर्धित उपग्रह मार्ग निर्देशन संकेत प्रदान करता है जो जीपीएस से 10 गुना अधिक परिशुद्ध है। इसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया था। तो कौन सा कथन सत्य है? ये सत्य है और ये असत्य है। तो ए इसका हमारा उत्तर है। 12 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। आइए थोड़ा व्याख्या देखें। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जीपीएस युक्त भू संवर्धित नेविगेशन प्रणाली के पूर्ण संचालन की घोषणा 25 मई 2015 को की थी। जीपीएस सहायक भू संवर्धित मार्ग निर्देशन प्रणाली गगन जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित एक क्षेत्रीय उपग्रह आधारित वृद्धि प्रणाली है और इस प्रणाली द्वारा संकेत प्रदान कर जीएनएसएस रिसीवर की सटीकता को उन्नत किया जा सकता है। यह आधुनिक संचार नेविगेशन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की दिशा में पहला कदम है। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण घटित नहीं होती है? तारों का टिमटिमाना, द्रव्य में अंशतः डूबी छड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, सूर्योदय के समय क्षितिज के नीचे होने पर सूर्य का दिखाई देना और कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना। तो 13 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आइए व्याख्या देखें। तो कांच के चटके हुए भाग का चमकीला दिखाई देना अपवर्तन का नहीं अपितु पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अपवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो पानी के भरे ग्लास की तली में पड़े सिक्कों का उठा हुआ दिखाई देना, जल के अंदर मछली या वस्तु की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होना, जल से भरे बर्तन या तालाब आदि की पेटी का ऊपर उठाना होना आदि आदि। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लेख नहीं है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
गुजरात, कर्नाटक। तो इसका उत्तर हमारा है बी, मध्य प्रदेश। आइए थोड़ा व्याख्या देखें। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत ज्यादातर पहाड़ी राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से कई सुविधाएं मिलती हैं। मध्य प्रदेश विशेष राज्य दर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। 15वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 और सूची 2, तो ये प्रश्न जो है भारतीय संविधान के स्रोत की जांच करता है कि आपको इसके बारे में कितना आइडिया है। तो संसदीय शासन, ये तो ब्रिटेन से लिया गया है, ये तो सबसे आसान फैक्ट है, तो ए का 1। उसके बाद समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, तो ए का 1 तो आप देखें तो सब में है, और डी का 4 आप देखें तो सी में नहीं है और बी में नहीं है। तो इसका मतलब है ए या डी में से कोई एक उत्तर होना चाहिए, तो डी इसका उत्तर है। आइए व्याख्या देखें। तो भारतीय संविधान पर विश्व के संविधानों का प्रभाव जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? संसदीय अधिनियम द्वारा, संविधान द्वारा, मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, और इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से भारतीय संविधान में ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न हो पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। तो 17वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन ए और कारण आर। मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू मुद्रा का मूल्य गिर सकता है। तो ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है कि मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को इसलिए बढ़ा देता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घरेलू उत्पादों का मूल्य गिर जाता है अगर मुद्रा का अवमूल्यन होता है। तो आइए, किसी देश द्वारा अपने आयात को कम करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने हेतु मुद्रा अवमूल्यन किया जाता है। इसके अंतर्गत अवमूल्यन करने वाला देश अपनी मुद्रा के आंतरिक मूल्य में कोई परिवर्तन तो नहीं करता, लेकिन अन्य देशों की मुद्रा के मुकाबले अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है, जिससे विदेशी बाजार में उसकी वस्तुओं का मूल्य कम हो जाता है। 18वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। जोखिम पूंजी से क्या तात्पर्य है? उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूंजी से, नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी, उद्योगों को हानि उठाते समय उपलब्ध कराई गई निधियां, उद्योगों के प्रतिस्थापन एवं नवीकरण के लिए उपलब्ध कराई गई निधियां। तो 20 का उत्तर है नए उद्यमियों को उपलब्ध कराई गई दीर्घकालीन पूंजी। तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आइए व्याख्या देखें। तो लघु एवं मध्यम आकार की फर्मों, उद्योगों, नई कंपनियों के लिए व्यवसाय को शुरू करने तथा उसे विस्तार देने हेतु प्रयुक्त की जाने वाली प्रारंभिक पूंजी, जिसमें सामान्यतः जोखिम विद्यमान रहता है, जोखिम पूंजी कहलाती है। यह पूंजी उद्योगों को प्रारंभ व विस्तार करने हेतु दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी है। 19वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? 905, 908, 911 और 907। तो उत्तर है 907, बहुत कम है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है, जबकि 2001 में यह लिंगानुपात 900 था। आजमगढ़ में अनुसूचित जातियों
का लिंगानुपात सर्वाधिक 1021 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ए बी सी डी में से कोई एक सही सुमेलित नहीं है और वो है डी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में नहीं है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और कांगेर घाटी को 1982 ईस्वी में नेशनल पार्क का दर्जा प्रदान किया गया था। भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो केरल है। दूसरे स्थान पर किसका नंबर आता है? गोवा, त्रिपुरा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश। तो निश्चित रूप से इसका जो हमारा उत्तर है वो है मिजोरम, 21 का सी। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 राज्य हैं केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। तो अब करंट अफेयर्स के प्रश्न शुरू हो गए। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो अब जानवरों के लिए भी ब्रिज बना दिया गया, जैसे आदमियों के लिए है सड़क पार करने के लिए। असम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड और ये बहुत अच्छी पहल उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। आइए व्याख्या देखें। तो उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने कालाढूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया है। 90 फीट लंबा, 5 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा ये पुल है और इसका जो निर्माण किया गया है वो सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे कि सांप है, गिलहरी, मॉनिटर, छिपकलियों को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। तो ये ऊपर ऊपर ही सड़क को पार कर लेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। 23वें प्रश्न पे हम आ चुके हैं। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा करने के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है? मेरी सहेली, मेरी हिम्मत, प्रतिज्ञा, मेरा देश। तो निश्चित रूप से इसका नाम है मेरी सहेली, 23 का ए। तो भारतीय रेलवे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है जिससे ट्रेन में अकेली महिला को यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा एवं हर संभव सहायता प्रदान करने का संकल्प लिया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने किसे नेपाली सेना के जनरल के मानद रैंक से सम्मानित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, जनरल बिपिन रावत को और जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे को। तो इसका उत्तर है डी। आइए व्याख्या देखें। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को 5 नवंबर 2020 को नेपाल में एक विशेष समारोह में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के जनरल रैंक की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। इससे भारत और नेपाल के बीच मजबूत संबंधों के बारे में पता चलता है, साथ ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच कितना मधुर संबंध है इसका भी पता चलता है। 25वें और अंतिम प्रश्न पे आ चुके हैं हम। राष्ट्रीय एकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अगस्त और 31 अक्टूबर। तो इसका उत्तर है 31 अक्टूबर, 25 का डी। तो वर्ष 2014 से इसे प्रारंभ किया गया। प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में पटेल के योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से और सरदार पटेल भारत के एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय एकता उनकी जयंती को हर साल मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ये मार्क टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।